यस सानिया ज्वाइन नहीं हो पा रही, तो उसके लिए फिर एक काम करते हैं, मैंने ग्रुप में ऐड तो कर दिया, पता नहीं वो कॉल कर रहा हूँ तो वो कॉल से पिक हो नहीं पा रहा उसका कॉल, तो जब आएगी वो तो उसको दोबारा करा देंगे, ठीक है। वैसे भी अभी अगर वो इस टाइम पे यूनिट 4 का कोई क्वेश्चन समझेगी तो वो समझ नहीं पाएगी, है ना, तो उसके लिए ठीक भी है कि वो अभी फिलहाल के लिए जो यूनिट 1 और यूनिट 1 का मैंने उसको थोड़ा सा समझाया है तो वो कर लेगी, और उसके बाद यूनिट 4 तो ऑलमोस्ट सबसे लास्ट में है, तो उसके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो उसके लिए आसान होगा समझना, ठीक है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, नहीं पहले ऋषि वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ऋषि ने भेजा था, ऋषि ये क्वेश्चन मुझे बता रहा था कि अगर मैं वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन तो ऋषि ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको असाइनमेंट में भी दे रखा है, जो आपने मुझसे पूछा है 1.3, द वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन टू पॉइंट ए इज गिवन एज 6 minus 2 minus 4 and the unit vector directed from the origin towards point P is this. Point A and B are point B, है ना, याद है? यस सर। तो ये तो मैंने आपको असाइनमेंट में दे रखा है। सर ये वाला तो हो गया सर, वेक्टर प्रोजेक्शन का आपने कहा था ना, आप बताएंगे कुछ? हाँ ठीक है, चलो वो बता देता हूँ मैं। ठीक, देखो दो चीज़ें होती हैं, अगर मैं बात करूँ सीधे सीधे प्रोजेक्शन की बेसिकली, तो प्रोजेक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ प्रोजेक्शन होता है ना, वेक्टर की फॉर्म में बात करेंगे अभी, लेकिन प्रोजेक्शन पहले होता क्या है आप वो मुझे बताओ, है ना। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि एक वेक्टर है ये, या वेक्टर नहीं है, एक लाइन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, एंड दिस एंड द अदर लाइन इज दिस, ठीक, ये मेरी दो लाइंस हैं, या ये एक प्लेन है, कुछ भी आप मान सकते हो, इट्स अ लाइन और प्लेन वट एवर यू वांट टू कॉल, ठीक है। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो लाइन है ना, इसके इस वाले पॉइंट को इस प्लेन पर प्रोजेक्ट करना चाहूँ, तो प्रोजेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? सीधे सीधे इस प्लेन पर उस लाइन के एंडिंग पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, यानी दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री, this is the 90 degree, ठीक है। now if it is 90 degree and suppose the angle is phi or theta, you whatever you want to call, ठीक है, और सपोज ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है A और ये मेरा एंडिंग पॉइंट है B, है ना, लाइन जो है मेरी A से B तक दे रखी है, तो अगर मैं इस पॉइंट को मानो जो प्रोजेक्शन आया मेरा C, है ना, इस प्लेन में सपोज ये मेरी लाइन है पी क्यू, है ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज पी क्यू लाइन और प्लेन वट एवर, ठीक है। तो अगर इस पी क्यू लाइन पे, या जो भी एक प्लेन है जिसमें एक पी क्यू पॉइंट दे रखे हैं, दो पॉइंट दे रखे हैं पी क्यू, उस प्लेन में अगर मैं इस बी पॉइंट से परपेंडिकुलर डालता हूँ इस प्लेन में, है ना, वो पॉइंट सपोज सी है, दिस पॉइंट इज सी, जो परपेंडिकुलर आ रहा है वो पॉइंट मेरा सी है। ना इस सी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ, तो अगर मुझे ए बी और ए सी के बीच में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करनी हो, तो मुझे पता है कि ए सी जो है मेरा वो क्या होता है, दैट इज ए इंटू बी, सॉरी ए बी, ये जो भी डिस्टेंस है ए बी, और उसका कॉस फाई वाला एंगल है ना, ये आपको पता है, ये ऑलरेडी आप ये रिलेशन होती है, और ये बेसिकली क्या है, ये स्केलर प्रोजेक्शन है। मैं इस लाइन का, इस पर्टिकुलर लाइन के मैग्नीट्यूड का, है ना, मैग्नीट्यूड का कितना कंपोनेंट इस प्लेन में आ रहा है वो मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो वो क्या है, ए सी है, और ए सी इज इक्वल टू वॉट, ए बी कॉस फाई। कॉस फाई क्या है? फाई क्या है? जो एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द लाइन, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज फाई, उसका कॉस हम ले लेंगे, और वहां से आपका क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन आ जाएगा। This is basically scalar projection. You can also say it is a scalar projection. ठीक है, स्केलर प्रोजेक्शन क्यों बोल रहे हैं हम? बिकॉज हम स्केलर, हम वेक्टर डायरेक्शन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना चाहो वेक्टर प्रोजेक्शन के लिए, तो आपको पता होगा कि अगर मेरे पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है ना,
और मुझसे कहा जाए कि आप इस वेक्टर को प्रोजेक्ट करो इसमें और इसके ऑपोजिट प्लेन में, परपेंडिकुलर प्लेन में, तो फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर प्लेन मैं आपको ये बना के दे रहा हूँ, ठीक है, दिस इज द परपेंडिकुलर प्लेन. नाउ इफ आई वांट टू रिजॉल्व दिस वेक्टर कंपोनेंट, दिस वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स, देन ये जो वेक्टर है मेरा, ये वाला वेक्टर है ना, फॉर एग्जांपल दिस इज वेक्टर ए, दिस वेक्टर ए, और अगर मैं इसके दो कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करता हूं तो यूजिंग हमारा जो रेक्टेंगल अगर मैं बनाऊं इसको, है ना, ये फॉर एग्जांपल दिस इज अ वेक्टर एंड दिस इज अनदर वेक्टर. तो फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर को मैंने इस बी वेक्टर और सी वेक्टर में ब्रेक कर दिया, रिजॉल्व कर दिया, ठीक है. नाउ आफ्टर रिजॉल्विंग दीज टू वेक्टर्स, अगर ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, फाई है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बोल सकता हूं ना, जल्दी से बताओ. बिकॉज मैंने यहां पर क्या करा, यहां पर मैंने वेक्टर्स को रिजॉल्व करा. यस सर. है ना, वेक्टर्स को मैंने रिजॉल्व करा, तो एक ए वेक्टर को मैंने परपेंडिकुलर और पैरेलल में रिजॉल्व कर दिया, और उस आइडेंटिटी को मैंने क्या लिख सकता हूं, उस आइडेंटिटी को मैं इस फिगर के हिसाब से, इस नोटेशन के हिसाब से ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिख सकता हूं. ठीक. अब अगर आपसे कोई कहे कि आपको इस वेक्टर ए को रिजॉल्व करना है या इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है बी वेक्टर की तरफ या सी वेक्टर की तरफ, तो आपको करना क्या है लॉजिकली, है ना. आपको करना यह है कि अगर सपोज आपसे कहा जाए कोई कि ये आपका जनरल वेक्टर है और ये आपका वेक्टर है, फॉर एग्जांपल दिस वेक्टर ए इज व्हाट, इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल इट इज ए एक्स कैप प्लस, मैं जनरलाइज ले लेता हूं ताकि इसको समझने में, कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी, ठीक है, ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप, है ना, ये एक जनरल वेक्टर है. मुझे एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट निकालना है, वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना है एक्स डायरेक्शन में, मतलब मुझे ये वेक्टर निकालना है यहां से लेकर के, तो दूसरे रंग से लिख लेते हैं, यहां तक का एक वेक्टर निकालना है, ये वेक्टर निकालना है. ये वेक्टर मुझे निकालना है, ठीक है. लॉजिकली क्या होना चाहिए, लॉजिकली दिस वेक्टर मस्ट बी ए एक्स कैप. क्यों, ये इसलिए क्योंकि मैं एक्स डायरेक्शन में इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाल रहा हूं, और एक्स डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड ए एक्स होना चाहिए और उसका यूनिट वेक्टर ए एक्स कैप होना चाहिए. तो वेक्टर क्या हो जाएगा, ए एक्स कैप हो जाएगा. सिमिलरली अगर मैं वाई डायरेक्शन में निकाल रहा होता, सपोज अगर मैं वाई डायरेक्शन में निकाल रहा होता, तो है ना, अगर ये वाई डायरेक्शन में होता, वाई डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्शन कितना आता, फॉर एग्जांपल इतना आता, तो ये वाला वेक्टर क्या होता, यहां से लेकर के यहां तक ये वाला वेक्टर, दिस वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए वाई कैप. अगर सपोज मैं जेड एक्सिस में निकाल रहा होता, है ना, सपोज जेड एक्सिस में निकाल रहा होता, है ना, और जेड एक्सिस में इस वेक्टर का प्रोजेक्शन सपोज ये यहां तक आता, तो ये वाला वेक्टर क्या होता, दिस वेक्टर विल बी ए जेड कैप, है ना. और अगर मैं इन तीनों ही कंपोनेंट्स को जोड़ देता तो मुझे क्या मिल जाता, अल्टीमेटली मुझे वही वेक्टर मिल जाता. बेसिकली है क्या, इस पूरी प्रोसेस से हमें एक चीज समझनी चाहिए कि अगर मैं किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना चाहता हूं, है ना, आप ध्यान से देखो, इस वेक्टर का, इस ए वेक्टर का आपको एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालना है ना, यानी आपको दूसरे डायरेक्शन की तरफ प्रोजेक्शन निकालना है. तो ये वाला वेक्टर क्या है, ये वाला वेक्टर है कैपिटल ए, और ये वाला वेक्टर क्या है, ये वाला वेक्टर का यूनिट वेक्टर मान सकते हैं हम, ये क्या है, ए एक्स कैप. ये वेक्टर तो मुझे पता नहीं है ना, ये वाला वेक्टर क्या है, ए एक्स कैप लॉजिकली. तो अगर मैं ये वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे गिवन है ए वेक्टर का मॉड, है ना, ये वाला एंगल मुझे पता है फाई फॉर एग्जांपल, तो क्या मैं यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस निकाल सकता हूं, कितनी होगी ये डिस्टेंस कितनी होगी,
दिस डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग अ स्केलर प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन है ना। अगर मुझे ए बी पता है, ए बी क्या है, मॉड ए वेक्टर, ए सी मुझे निकालनी है, तो ए सी वैल्यू कितनी होगी, यहां से लेकर के यहां तक ये वाली वैल्यू कितनी होगी, दैट मैग्नीट्यूड विल टू इसके मैग्नीट्यूड का कॉस फाई, यानी मॉड ए कॉस फाई, है ना। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूं कि ये वाला पॉइंट है मेरा सी और ये वाला पॉइंट है मेरा डी, तो सी डी की वैल्यू कितनी होगी, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू मॉड ए कॉस फाई, मॉड ए कॉस फाई, ठीक है। होगा या नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। अब यस सर। अगर मैं, मुझे निकालना है यस सर। सी डी वेक्टर, मुझे निकालना है सी डी वेक्टर, तो मैं क्या करूंगा, सी डी वेक्टर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मॉड सी डी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, किससे, उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से। और वो डायरेक्शन कौन सी है, वो डायरेक्शन है एक्स। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा सी डी का मॉड और ए एक्स कैप करना पड़ेगा। ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी सी डी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये तो एक जनरलाइज तरीका हो गया। अब ध्यान से देखो जरा कि ये जो मॉड ए इंटू कॉस वाई है, अगर ये वाला वेक्टर ए एक्स कैप है, जिस डायरेक्शन में आपको ये वाला दे रखा है एक्स डायरेक्शन में, है ना, एक्स डायरेक्शन में वेक्टर कितना है, ए एक्स कैप, तो अगर मैं ए वेक्टर डॉट ए एक्स कैप करता तो क्या आता, जल्दी बताओ क्या आता, तो आता मॉड ए एक्स बार, सॉरी ए एक्स कैप और कॉस फाई, यही तो आता ना। और यहां पर ए एक्स कैप का मॉड कितना होता है, 1, यूनिट वेक्टर का मॉड कितना है, 1, तो ये क्या हो जाता है, मॉड ए वेक्टर कॉस फाई हो जाता, यानी ये वही चीज आ जाती। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि ये जो मॉड सी डी है ना, ये वाली वैल्यू, ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट ए एक्स कैप, और इस मैग्नीट्यूड की, ये आया मेरा उस वेक्टर का जिस भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं वेक्टर कंपोनेंट वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना चाहता हूं, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो आ गया ये ए वेक्टर डॉट ए एक्स कैप। उस मैग्नीट्यूड की अगर मैं ए एक्स कैप यानी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, ये क्या है, यूनिट वेक्टर, तो मेरा क्या आ जाएगा, तो मेरा वेक्टर आ जाएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर, सीडी वेक्टर, ठीक है। तो बेसिकली मुझे इस कॉन्सेप्ट से चलना है और स्केलर प्रोजेक्शन को यूज करके वेक्टर प्रोजेक्शंस निकाल देने हैं, है ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के समझा देता हूं कि फॉर एग्जांपल मुझसे कहा जाए वेक्टर ए आपको गिवन है 2ax कैप प्लस 3ay कैप माइनस 5az कैप, ठीक है। आपको इस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है या प्रोजेक्शन निकालना है ना, प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑन बी, बी वेक्टर पर आपको वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना है। और बी वेक्टर कितना दे रखा है, आपको बी वेक्टर दे रखा है 4ax माइनस 3ay प्लस 2az कैप, ये आपको वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर। तो आपको क्या निकालना है, आपको बेसिकली ये वेक्टर है बी, ये वेक्टर आपको दे रखा है ए, है ना। आपको सबसे पहले इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालना है ना, और आपको ये वाला वेक्टर आइडेंटिफाई करना है, ये वाला वेक्टर कितना होगा, ये वेक्टर आपको आइडेंटिफाई करना है, ओके। मार्क करा है, ये वेक्टर आइडेंटिफाई करना है। दिस वेक्टर विल बी दी वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, है ना, बी वेक्टर के ऊपर इस वेक्टर का
प्रोजेक्शन आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले आपको ये वाला एंगल पता होना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि अगर आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस, ये मैग्नीट्यूड, तो ये मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप? दिस मैग्नीट्यूड, है ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज C एंड दिस इज D। नाउ दिस CD mod, ये कैसे निकालेंगे हम? दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी, जल्दी से बताओ कितना होगा? दैट विल बी mod A cos phi। होगा या नहीं? होगा ना? यस सर। हाँ, ठीक है। अब mod A cos phi, cos phi क्या होता है? cos phi आपको पता है, A वेक्टर A mod इंटू mod B इंटू cos phi इक्वल टू क्या होता है? A वेक्टर डॉट B वेक्टर। तो अगर आपसे पूछा जाए cos phi कितना होगा, तो यहां से आप cos phi निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? इट इज बेसिकली वेक्टर A डॉट B डिवाइड बाई mod A वेक्टर mod B वेक्टर, है ना? ये आ जाएगा आपका। और ये cos phi, ये जो आया आपको, ये cos phi आपने यहां पर रख दिया, तो ये कितना आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा mod A वेक्टर, है ना, और साथ में A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइड बाई mod A वेक्टर और mod, यही आ गया, ये एज इट इज, है ना। और ये पूरी की पूरी, ये मैंने रख दी cos phi की वैल्यू। ठीक लिखा है मैंने? गलत तो नहीं लिखा? जल्दी से बताओ। ठीक है। ठीक है, अब इस वाले mod A से ये वाला mod A काट सकते हैं हम। यस सर। ठीक है, तो हाँ बताओ, कुछ पूछ रहे हो? नो सर। चेंज होते जा रहा है, पहले यहाँ 18-19 था, अब 19। मैं क्या करूँ? कौन ये तो सारे लैब उसी कराएंगे, मैं मुझसे क्यों करा रहे हो आप? कैड लैब में आपको दे रखा है ना, और कंप्यूटर एक दो कहीं जाते ही हैं, तो चेक कर लिए है ना आपने? हाँ, वहाँ तो इस समय जितनी है 34 हो रहे हैं, 34 किसी है वहाँ पर, मोहम्मद को बुला पूछा कर। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो mod A कैंसिल हो गया, बचा क्या? A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइड बाई mod B। ठीक, ये आया किसकी वैल्यू? ये आई mod CD, मतलब इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई। इस वेक्टर का प्रोजेक्शन का जितना मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? दैट विल बी mod CD, और वो किसके बराबर होगा? A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइड बाई mod B वेक्टर। ठीक है, अब चूंकि आपको CD वेक्टर चाहिए, ये तो उसका मैग्नीट्यूड आया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस मैग्नीट्यूड में आपको इस B डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। और B डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कितना है? B डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर यानी AB कैप फॉर एग्जांपल कितना होगा? दैट विल बी वेक्टर B अपॉन मॉड वेक्टर B। ठीक है, दैट मीन्स अगर आप यहां पर CD वेक्टर को कैलकुलेट करना चाहो तो वो कितना होगा? वो होगा मॉड CD वेक्टर AB कैप, है ना, और AB आप यहां से रख दोगे, तो ये कितना आ जाएगा? मॉड CD मतलब A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइड बाई मॉड B वेक्टर। ठीक है, और उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ? आपको मल्टीप्लाई करनी है AB कैप के साथ। AB कैप कितना है? B वेक्टर डिवाइड बाई मॉड B वेक्टर। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्या आ जाएगा? ये आपका CD वेक्टर आ जाएगा। तो आपका जो वेक्टर प्रोजेक्शन होगा CD वेक्टर, वो कितना होगा? वो होगा A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइड बाई मॉड B वेक्टर का स्क्वायर, है ना। ये भी मॉड B है और ये भी मॉड B है, और साथ में इस वेक्टर की मल्टीप्लाई B वेक्टर के साथ।
तो देखो ये जो a वेक्टर डॉट b वेक्टर है ये तो आपका मैग्नीट्यूड है, और ये b मॉड b ये भी मैग्नीट्यूड है। इस मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो मैग्नीट्यूड ही आएगा, है ना। और उस मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई आप किससे कर दोगे, b वेक्टर से कर दोगे, तो आपका वेक्टर प्रोजेक्शन आ जाएगा। दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। वेक्टर प्रोजेक्शन, a वेक्टर का प्रोजेक्शन b वेक्टर की तरफ, b वेक्टर के ऊपर, है ना, ये आपका क्या आ जाएगा, दिस विल बी वेक्टर प्रोजेक्शन। स्केलर प्रोजेक्शन में हम केवल मैग्नीट्यूड बोलते हैं, तो अगर मैं स्केलर प्रोजेक्शन की बात करता तो ये मेरा स्केलर प्रोजेक्शन होता, दिस विल बी दी स्केलर प्रोजेक्शन। ठीक है बच्चों, लेकिन चूंकि मुझसे कहा जा रहा है वेक्टर प्रोजेक्शन, तो इस स्केलर प्रोजेक्शन में मैं उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा वेक्टर प्रोजेक्शन। क्लियर हो गया या नहीं? अब आप ए वेक्टर, बी वेक्टर और मॉड ए और मॉड बी की वैल्यूज को रेस्पेक्टिवली यहाँ पर रख दो, और उसके हिसाब से आप अपना आंसर को चेक कर लो, आंसर कैलकुलेट कर लो, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया या नहीं? यस सर। जल्दी बोलो सब लोगों को। यस सर। ठीक है, इसके अलावा Yes, चलो sir. अब ये जब टॉपिक हुआ है तो मैं आपको दो चीज़ और बता दूं। यूनिट 1 में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे दो चीज़ें स्किप हो गई थी। यस सर। एक होता है वेक्टर के कई सारे टाइप्स होते हैं बेसिकली। तो मेनली जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो उसके ऊपर कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई दैट द वेक्टर इज सोलेनोइडल, है ना, या द वेक्टर फील्ड इज सोलेनोइडल। तो अगर वो फील्ड सोलेनोइडल होता है, सोलेनोइडल वेक्टर्स कौन से होते हैं ये पता होना चाहिए आपको। सोलेनोइडल वेक्टर, ठीक है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एक वेक्टर सोलेनोइडल है? तो देखो यूनिट 2 इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी हो याद हो अगर आपको, तो हमने सोलेनोइड यूनिट 3 सॉरी सोलेनोइड और टोरॉइड करे थे हमने, है ना। तो सोलेनोइड और टोरॉइड करने के लिए हम क्या करते थे, हम ये देखते थे कि सोलेनोइड जो हम बनाते थे वो ऐसे बनाते थे हम, है ना, एक पैरेलल बार और उसके ऊपर हमने नंबर ऑफ टर्न्स को अप्लाई कर दिया, ठीक है। नाउ दिस इज अज्यूम्ड टू बी सोलेनोइड। सोलेनोइड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये एक यहाँ से अगर फील्ड अगर कोई जा रही है तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ से देख सकते हैं वापस आ रही है, ठीक है। तो ये एक लाइन की फॉर्म में, पैरेलल लाइन की फॉर्म में फील्ड मेरी ट्रैवल हो रही है इस रीजन में। तो यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर एक वेक्टर फील्ड लाइन में ट्रैवल कर रहा है, वेक्टर फील्ड लाइन में अवेलेबल है, तो उसको सोलेनोइडल फील्ड बोला जाता है। और सोलेनोइडल फील्ड या सोलेनोइडल वेक्टर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस वेक्टर का डाइवर्जेंस वो 0 हेलो सर। लाइट भागे लगता है कॉलेज की, वाईफाई बंद हो गया कॉलेज वाला। लाइट अब आई है। सर भी आ रहे होंगे। हॉस्टल की लाइट अभी आई है ना, वाईफाई भाग गया था मेरा, डाटा कलेक्ट। डी फार्मा का नेट चला रही हूँ शिट। डी फार्मा। डी फार्मा वालों का नेट चला रहा हूँ वाईफाई।
डी फार्मा वाला ब्लॉक के पास है ना मेरे हॉस्टल वाले रूम से। बॉयज हॉस्टल वाला तो देता ना स्पीड। अरे सुन हर्षित, वो हाँ आ रही है आवाज बच्चों? यस सर। यस सर। अरे लाइट भाग गई यस थी। सर। चल यस कहाँ थे सर। हम? हाँ हम यहाँ थे कि एक वेक्टर फील्ड अगर सोलेनॉइडल होती है इसका मतलब उसका डाइवर्जेंस जीरो होता है ना। यानी अगर मुझे एक वेक्टर फील्ड को प्रूव करना है या चेक करना है कि वो सोलेनॉइडल है, यानी एक लाइन में ट्रैवल हो रही है फील्ड, एक लाइन में ही जा रही है, इसका मतलब मुझे क्या करना है, उसका डाइवर्जेंस चेक करना है। क्योंकि डाइवर्जेंस में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि मैथमेटिकली द डाइवर्जेंस डेल डॉट ए इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू डेल ए एक्स बाई डेल एक्स, है ना, प्लस डेल ए वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाई डेल जेड। मतलब हम ये देखते हैं कि ए एक्स कॉम्पोनेंट एक्स में कितना चेंज हो रहा है, वाई कॉम्पोनेंट वाई डायरेक्शन में कितना चेंज हो रहा है, और जेड कॉम्पोनेंट जेड में कितना चेंज हो रहा है। अगर वो एक्स वाई और जेड तीनों में जितना चेंज एक्स में हो रहा है, जितनी डिस्टेंस एक्स में ट्रेवल कर रहा है, यानी रेट ऑफ चेंज सेम है ना, इसका मतलब वो सोलेनॉइडल वेक्टर है। तो सोलेनॉइडल के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें प्रूव करना पड़ेगा कि अगर कोई क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट द वेक्टर फील्ड इज सोलेनॉइडल, दैट मीन्स इन दैट केस द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड हैज टू बी जीरो। ठीक है, इसी तरीके से एक फील्ड होती है इर्रोटेशनल। इर्रोटेशनल फील्ड में हम क्या बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक फील्ड इर्रोटेशनल है तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि उसका कर्ल जो है वो जीरो है, मतलब उसका कर्ल जीरो वेक्टर है ना, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी जीरो वेक्टर है, वाई डायरेक्शन में भी उसका कंपोनेंट जीरो है, और जेड डायरेक्शन में भी उसका कंपोनेंट जीरो है। अगर मुझे इर्रोटेशनल प्रूव करनी है एक वेक्टर फील्ड को, तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे ये दो आइडेंटिटीज, ये सोलेनॉइडल के लिए डेल डॉट ए और इर्रोटेशनल के लिए डेल क्रॉस ए, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जीरो चेक करना पड़ेगा। अगर ये दोनों की दोनों आइडेंटिटी होल्ड होती हैं, इसका मतलब वो वेक्टर फील्ड सोलेनॉइडल भी है और इर्रोटेशनल भी है। अगर केवल एक आइडेंटिटी होती है तो वो जिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी के लिए वो वेरीफाई हो रहा है वो वेक्टर बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर वो डेल डॉट ए जीरो आ रहा है तो हम बोलेंगे सोलेनॉइडल वेक्टर है, और अगर डेल क्रॉस ए जीरो आ रहा है इसका मतलब हम बोलेंगे टोरॉइडल है ना। अब क्वेश्चन इसमें किस टाइप के आते हैं, इसमें कई सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि शो दैट द वेक्टर फील्ड ए इज सोलेनॉइडल, या शो दैट द वेक्टर फील्ड ए इज इरोटेशनल। ठीक है, एक क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मल सा ये आ जाता है। या आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि डिटरमाइन या एक्सप्लेन व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस रिक्वायर्ड to check whether the vector fields are solenoidal or irrotational, है ना। तो आप ये सीधे सीधा आइडेंटिटी लिख दोगे कि डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों जीरो होने चाहिए अगर वो दोनों वेक्टर फील्ड सोलेनॉइडल और इरोटेशनल है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि अगर एक वेक्टर फील्ड जो है वो 2x ax कैप, फॉर एग्जांपल प्लस k y कैप, है ना, प्लस 3x y z a z कैप है। ठीक है, ये एक वेक्टर फील्ड A है। ठीक है, और आपको दे रखा है कि दिस वेक्टर फील्ड A इज सोलेनॉइडल। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। ठीक है, आपको ऐसा कहा जाए तो आप क्या करोगे, आप सीधे सीधे ये बोलोगे कि डाइवर्जेंस ऑफ A कितना होता है, वो ये होता है ना। ठीक है, इन तीनों का टोटल जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, सॉरी इसका, है ना, और इसका z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इन तीनों के डिफरेंशिएशन को आप जीरो कर दोगे और उसके बाद k की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लोगे। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखो
तो यहाँ पर x और y भी आएंगे साथ में, क्योंकि जब आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू z तो ये तो हट जाएगा, x और y आएगा। तो ऐसे केस में जरूरी नहीं है कि वो फील्ड सारे पॉइंट्स पर सोलेनोइडल हो। देयर मे बी अ पॉइंट कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो फील्ड सोलेनोइडल है, बाकी सब जगह नहीं है। इसका मतलब अगर वो सोलेनोइडल फील्ड तो आपको पॉइंट नहीं होगा, और अगर वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ही सोलेनोइडल है तो आपको गिवन होगा द वेक्टर फील्ड A इज सोलेनोइडल एट फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वेक्टर फील्ड सोलेनोइडल है ना। तो आप क्या करोगे, तो आप इसका जो इस तरीके से आपने पार्शियल डेरिवेटिव निकाला और उसके बाद जो भी आपका आंसर आया उसमें x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3 रख दी, तो आपकी जो भी k की वैल्यू आएगी दैट विल बी द आंसर। ठीक है। सोलेनोइडल का मतलब क्या है? सोलेनोइडल का मतलब क्या है कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं अपनी फील्ड को सोलेनोइडल मान रहा हूं, इसका मतलब जो उस पॉइंट से पहले फील्ड थी वही फील्ड उस पॉइंट के बाद है। मतलब देयर इज नो चेंज इन द फील्ड, देयर इज नो लॉस इन द फील्ड। ठीक है भाई, अगर एक पाइप में से पानी फ्लो हो रहा है तो एक पाइप में जितना पानी एंटर हो रहा है उतना ही पानी उस पाइप के थ्रू बाहर निकल रहा है ना। तो पाइप चाहे वो कितना ही घूम घूम के जाए, कितना ही उसके अंदर टर्न्स हो, ठीक है, लेकिन हम क्या बोलेंगे कि जितना इनकमिंग फ्लक्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पानी की बात हो रही है ना, जितना इनकमिंग वाटर है उस पाइप के अंदर उतना ही आउटगोइंग वाटर है। जितना पानी उसके अंदर आएगा ऑटोमेटिकली उतना ही पानी पाइप से बाहर निकलेगा। इसका मतलब वो पाइप जो है वो एक सोलेनोइड की तरह काम करेगा, और इस पर्टिकुलर फील्ड को, यानी जो पाइप के अंदर जो पानी बह रहा है उस फील्ड को अगर मैं कहूं तो वो फील्ड मैं अपनी सोलेनोइडल फील्ड बोल सकता हूं। इसी तरीके से इरोटेशनल है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करो तो हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में हम देखते हैं कि बेसिकली उसका रोटेशन होता है ना। अगर फील्ड इधर की तरफ है ना, फिर उसके बाद कुछ पॉइंट पर इधर की तरफ है, फिर उसके बाद कुछ पॉइंट पर उसकी बेंडिंग होती जाती है, हमें लगता है कि इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, ठीक, लेकिन ये बेंडिंग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड अगर होती है तो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज इरोटेशनल। अगर देयर मे बी ए पॉसिबिलिटी कि सपोज मैं ये बोलूं कि जैसे फॉर एग्जांपल लाइट वेव है ना, लाइट वेव अगर मैं बोलूं कि ये यहाँ पर टकराई, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, ऐसे करके टकराती जा रही है विद इन दी सोलिनॉइड, विद इन दी एनी मटेरियल, ठीक है, जो भी इस तरीके का है। ऐसे केस में अगर मैं उसका इस साइड से टॉप व्यू या फ्रंट व्यू देखूं कि लाइट बेसिकली इस एंड से, सपोज ये जो लाइट है अगर यहाँ से ट्रैवल हो रही है तो इसके इस एंड से उसका प्रोजेक्शन कैसा है, और वो फॉर एग्जांपल इस तरीके का है, दैट मींस आई कैन सी दैट इट इज रोटेशनल। ठीक है, लॉजिकली आपको देखने में लग रहा है कि ये पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हो रही थी वेव है ना, और सपोज यहाँ पर वो आकर के मिल रही है, तो 1 2 3 4 5 रोटेशन के बाद इट विल कमिंग फ्रॉम लाइक द वे इट वाज ओरिजिनेटेड, बट एक्चुअल में वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ट्रैवल कर चुकी है ना। तो देखने में लग रहा है कि इट इज अगेन रीच एट द सेम पॉइंट जहाँ से वो इनिशिएट हुई थी, बट दैट इज बेसिकली द उस वेव की बेंडिंग हो गई विद इन द मटीरियल, है ना। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर ये सपोज लाइट है, ये एक वेव है फॉर एग्जांपल, है ना, तो इस वेव की बेंडिंग हो गई कुछ इस तरीके से, मतलब पहले वो ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, इधर की तरफ घूमी, एंड देन अगेन उसकी बेंडिंग हो गई विद इन द मटीरियल, विद इन दी जो भी रीजन है। तो इस फील्ड को हम बोलते हैं इरोटेशनल। ठीक है, तो ये दो आइडेंटिटीज हैं, डेल डॉट ए, तो ये है मेरा सोलेनोइडल फील्ड को शो करता है। ठीक है, और डेल क्रॉस ए, बच्चों लाइट भाग गई है तो हो सकता है शायद फिर कुछ दिक्कत आए, नेट डिस्कनेक्ट हो जाए, इरोटेशनल। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपको? जल्दी से बताओ फटाफट। यस सर। यस सर। यस सर। ये कब इरोटेशनल होती है? क्लियर हो गया ना?